हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आंतरिक सुरक्षा के उस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं जो हमेशा से संवेदनशील बना रहा है और वह है चीन का मुद्दा। हालांकि हम चीन के मुद्दे पर बहुत विस्तार से इसमें चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे कि चीन भारत की सीमाओं में अवैध और अनधिकृत प्रवेश करने की हिमाकत क्यों करता रहता है। अभी हाल ही में 9 मई 2020 को चीन की सेनाओं ने भारत में सिक्किम के नाकू ला दर्रे के पास फिर से अनधिकृत रूप से प्रवेश करने की कोशिश की, जिससे भारतीय और सेना और चीन की सेना आमने सामने हो गई। झड़प हुई, मामूली चोटें भी आई दोनों सैनिकों को। हालांकि चीन की यह हरकत नई नहीं है। चीन प्रतिवर्ष भारत की सीमाओं में इसी प्रकार अनधिकृत और अवैध प्रवेश करने की हिमाकत करता रहता है। सैकड़ों बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, प्रतिवर्ष घटती हैं। क्या कारण है इसके पीछे, हम लोग उसी कारण की यहाँ पर चर्चा करेंगे और भारत के द्वारा क्या रणनीति अपनाई जा रही है उसकी संक्षेप में चर्चा करेंगे। चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है, वह लोकतांत्रिक मान्यताओं का पक्षधर नहीं है, इसलिए उदार राष्ट्र नहीं है। चीन एक निरंकुश तंत्र है, वहाँ एक दल की, साम्यवादी दल की तानाशाही है, इसलिए चीन निरंकुश शासन तंत्र की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, चीन साम्राज्यवादी मानसिकता का पोषक है और साम्राज्यवादी मानसिकता का शिकार देश है। लोकतांत्रिक आंदोलनों को निर्ममता से कुचलने, छात्रों को निर्ममता से कुचलने आदि ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है कि चीन किस प्रकार साम्राज्यवादी मानसिकता का पोषक रहा है और वर्तमान समय में भी है। अपनी इसी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण, मानसिकता के कारण, उसकी प्रवृत्ति अपनी सीमाओं का विस्तार करने की है और वह अपनी सीमाओं का विस्तार भारत की ओर भी करना चाहता है। कभी कश्मीर, कभी हिमाचल, कभी उत्तराखंड, कभी अरुणाचल प्रदेश, कभी सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में चीन अवैध घुसपैठ की निरंतर कोशिश करता रहा है। हालांकि हमारी सेनाओं ने इसका बेहतर उत्तर सदैव दिया है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। चीन ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं। सिक्किम के इस क्षेत्र में चीन ने जो कार्य किया वह सिक्किम की पुरानी पराजय का कारण है, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहता था कि सिक्किम का भारत में विलय हो, लेकिन चीन की मंशा के विरुद्ध सिक्किम का भारत में 1975 में पूर्ण तरीके से विलय हो गया और सिक्किम भारत का एक अभिन्न राज्य बन गया, जबकि यह सब कुछ चीन की इच्छा के विरुद्ध हुआ। इसलिए चीन बहुत दिनों तक सिक्किम को एक अलग देश अपने मैप में दिखाता था, उसे भारत का राज्य भी नहीं बताता था। यह चीन की खिसियाहट का परिणाम कहा जा सकता है। दूसरी ओर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो चीन की महत्वाकांक्षी योजना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की है। चीन इसी रणनीति पर काम कर रहा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को चीन भारत से अलग करना चाहता है और इसी कारण से चीन नाना प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से भारत को अस्थिर करने का प्रयास करता रहता है और भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास करता है। पहले भी चीन इस प्रकार की हरकतें कर चुका है, जैसे वह कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा देता था। हालांकि भारत के दबाव के बाद और भारत के विरोध के बाद उसने यह कदम वापस ले लिया। स्टेपल वीजा का मतलब होता है कि विशेष रूप से वीजा के नियमों में छूट दी जाती है, जिससे आने जाने में सुविधा उत्पन्न हो जाती है। तो कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए उसने स्टेपल वीजा जैसी चतुर कूटनीति अपनाई थी। इसी तरीके से पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने के लिए, इस तरफ दबाव बनाने के लिए, यानी पूर्व और पश्चिम दोनों क्षेत्रों में दबाव बनाए रखना चाहता है। इस क्षेत्र में दबाव बनाने के लिए वो डोकलाम पर अपनी पैठ बनाने का प्रयत्न कर रहा था
आप सब जानते होंगे कि डोकलाम पर चीन कब्जा करना चाहता था। डोकलाम सिक्किम और भूटान के बीच चुम्बी घाटी का एक पठार है, एक हिस्सा है, जहां पर चीन की सेनाएं अपना कब्जा करना चाहती थीं। भारत ने इसका विरोध किया और भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने 73 दिनों तक 73 डेज तक डटी रहीं। अंत में चीन को हार माननी पड़ी और अपना फैसला वापस लेना पड़ा, तब उस क्षेत्र में शांति हो पाई। चीन क्यों डोकलाम पर कब्जा करना चाहता था? उसका मुख्य उद्देश्य था नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को भारत से अलग करने की रणनीति पर अस्थायी रूप से काम करना, क्योंकि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है वह भारत से सिलीगुड़ी गलियारे से होकर जुड़ता है। यह सिलीगुड़ी गलियारा, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, कहीं कहीं महज 20-22 किलोमीटर ही चौड़ा है और इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से डोकलाम की दूरी महज 50 किलोमीटर की है, 50 किलोमीटर की है। यानी डोकलाम पर अगर चीन की सेनाओं का कब्जा हो जाता तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कभी भी कब्जा करने में चीन को अधिक समस्या का सामना करना नहीं पड़ता। और अगर एक बार सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चीन कब्जा कर लेता है तो पूर्वोत्तर भारत से अलग हो जाएगा। तो चीन दूरगामी तरीके से, महत्वाकांक्षी तरीके से अपनी इसी रणनीति पर कार्य कर रहा है और इसी रणनीति पर काम करने के लिए वो छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम देता रहता है, जिससे कि भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखा जा सके। और यही कारण है कि आपने यह अनुभव किया होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री, जब हमारे गृह मंत्री पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करते हैं, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं जो चीन की सीमाओं से लगा हुआ है, चीन हमेशा मुखर विरोध दर्ज करता है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री इन दबावों के बावजूद भी इन राज्यों का न केवल दौरा करते हैं बल्कि इन राज्यों के प्रभावी विकास के लिए कदम भी बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे हम पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, चीन इसके काउंटर रणनीति के तौर पर भारत को घेरने का प्रयास अन्य क्षेत्रों से कर रहा है। चीन ने इसके लिए 2 रणनीतियां अपना रखी हैं। एक को BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। इसे पहले ओबोर के नाम से भी जानते थे, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, या BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यह भारत को स्थलीय सीमा से चीन के द्वारा घेरने की रणनीति है, जहां चीन आर्थिक विकास के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के नाम पर, दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंधों के विकास के नाम पर भारत को स्थल सीमाओं से घेरना चाहता है। जैसे इसी का उदाहरण है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके माध्यम से चीन और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक एक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से चीन इस रास्ते से, उत्तर और पश्चिमी रास्ते से भारत को घेरने की पूरी रणनीति निर्मित कर चुका है, क्योंकि चाहे अनचाहे तरीके से चीन की सेनाओं की मौजूदगी अब उत्तर में और भारत के पश्चिम में भी मौजूद हो चुकी हैं। तो चीन ऐसी ऐसी रणनीतियां चला रहा है, ऐसे ऐसे जाल बिछा रहा है जिससे वह भारत को चारों ओर से घेर सके। दूसरा रास्ता बचता है समुद्री रास्ता। चीन ने इसकी भी तरकीब निकाली है और स्ट्रिंग ऑफ पल्स यानी मोतियों की माला के नाम से चीन ने भारत को समुद्री रास्ते से घेरना शुरू कर दिया है, लगभग घेर लिया है। चीन के समुद्री क्षेत्र से लेकर के और अफ्रीका के सूडान तक चीन अलग अलग देशों में अपने बंदरगाह डेवलप कर रहा है, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, सभी देशों में। और इसके माध्यम से उसने समुद्री रास्ते से भारत को घेरने की रणनीति बना ली है। अब हिंद महासागर, जो अब तक चीन की नौसेनाओं की मौजूदगी से पूरी तरह से मुक्त था, अब हिंद महासागर में चीन के नौसेनाओं की पूरी तरह मौजूदगी हो चुकी है।
स्वाभाविक सी बात है, यह समुद्री रास्ते से भी भारत को घेरने की रणनीति में कामयाब रहा है। चीन भारत के पड़ोसी देशों में भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर में और आर्थिक विकास में निवेश कर भारत और उन देशों के बीच संबंधों को खराब करने की कोशिश भी करने में लगा हुआ है। मालदीव में वह कुछ हद तक सफल भी हो गया था, लेकिन ये अच्छी बात हुई कि मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद मालदीव का झुकाव फिर से भारत की ओर बढ़ा और चीन से मालदीव की दूरी एक निश्चित मात्रा में बढ़ने लगी। वरना ये तनाव का विषय था, क्योंकि मालदीव और भारत के बीच दूरी घटने लगी थी और मालदीव का झुकाव चीन की तरफ हो चुका था। कहने का आशय ये है कि चीन ने हर तरफ से, सैन्य नज़रिए से, इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नज़रिए से, प्रत्येक नज़रिए से चारों ओर से भारत को घेरने की रणनीति बना रखी है और वह लगातार इस रणनीति पर कार्य कर रहा है। चीन को ऐसा कार्य करने का मनोबल इसलिए भी मिला क्योंकि भारत की रणनीति चीन के प्रति बड़ी ढुलमुल रही। बहुत ढुलमुल रवैया हमारी सरकारों ने हमेशा अपनाया अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए, और उसका खामियाजा भी हमने बहुत अवसरों पर भुगता। फिलहाल उतना विस्तार में हम जाना नहीं चाहते। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसके भी बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहते। इसकी चर्चा हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग केवल चीन की समग्र नीति पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भारत ने भी अब मुखर और आक्रामक नीति अपना ली है। विशेष रूप से जब से 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उनके बाद से भारत का रवैया चीन के प्रति अत्यधिक मुखर और अत्यधिक आक्रामक हो चुका है। यही कारण है कि डोकलाम पर हमने चीन को अपनी सेनाओं की मौजूदगी और अपनी सेनाओं की मजबूती दोनों का एहसास कराया है। राफेल विमान की खरीद इस दिशा में एक प्रभावी और मजबूत कदम भी है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर के विकास के लिए हमने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया है और पूर्वोत्तर का विकास करना भारत सरकार की प्राथमिकता का सर्वोच्च बिंदु है। जैसे जैसे हम पूर्वोत्तर का विकास कर रहे हैं, वैसे वैसे चीन भारत के प्रति और अधिक अपना आक्रोश प्रकट करता जा रहा है। लेकिन चीन के पास अब विकल्प नहीं है कि वह भारत के प्रति उस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके जैसा उसने 1962 में युद्ध के दौरान कर दिया था, क्योंकि अब वह भारत नहीं है। अब यह नया भारत है जहां वह चीन को टक्कर देने की क्षमता रखता है। मेरे टक्कर देने की क्षमता रखने के आशय का चीन और भारत की सेनाओं की तुलना पर मत जाइएगा, क्योंकि नंबर में निसंदेह चीन के पास सैनिक ज़्यादा हैं, हथियार ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी में भारत की सेनाओं, भारत की क्षमताओं के आगे चीन की सेनाएं कहीं नहीं ठहरती। हमारी सेना अपने मनोबल और अभिप्रेरणा के लिए जानी जाती हैं। भारतीय सैनिकों का मनोबल और भारतीय सैनिकों की अभिप्रेरणा का स्तर विश्व के किसी भी सैनिक के मनोबल और अभिप्रेरणा के स्तर से कहीं ऊंचा होता है। हमारा एक सैनिक विश्व के दूसरी सेनाओं के अनेक सैनिकों पर भारी होता है। इसलिए और यह बात चीन और दूसरे देश समझते हैं, और यही कारण है कि चीन अब उस तरीके से भारत से सीधी टक्कर लेने की हिमाकत नहीं कर सकता जैसे उसने पहले की थी। लेकिन इस प्रकार की तमाम रणनीतियों के माध्यम से चीन भारत को घेरने की रणनीति अपना रहा है। फिलहाल भारत भी इसका लगातार प्रत्युत्तर दे रहा है। अब मैं इस वीडियो को और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा जो आपके लिए सुविधाजनक होंगे। चीन और भारत के बीच जो अन्य समस्याएं हैं, जैसे हमने BRI की चर्चा की, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की चर्चा की, डोकलाम की चर्चा की, इन सब पर हम लोग अलग अलग वीडियो में फिर अलग अलग चर्चा करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो बनेंगे, आपके लिए भी सुविधाजनक होंगे। थैंक यू वेरी मच।